मेरे प्रिय भारत के भाइयों और बहनों, आपके समक्ष फिर एक बार कमांडर सुधीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल पल्स बीट ऑफ माध्यम के माध्यम से आपके समक्ष कुछ चीज़ें मैं रख रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वो बहुत ही चर्चा का विषय है और हमेशा से ही रहा है। वो है कि भ्रष्टाचार को किस तरीके से भारतवर्ष से दूर किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, या उसको एक एक्सेप्टेबल मिनिमाइज लेवल तक किस तरीके से ले जाया जा सकता है। यदि आप देखेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था में 1947 इंडिपेंडेंस के बाद में ज़्यादातर पहले कांग्रेस का रूल रहा, और कांग्रेस के रूल में, कांग्रेस के शासन में सबसे बड़े करप्शन हुए हैं। चाहे वो आप जीप घोटाले से लेकर उसके बाद में बोफर्स तोप का, सबमरीन का और अंतरिक्ष का घोटाला हुआ, फिर 2G घोटाला हुआ, कोल स्कैम हुआ, और जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम थे उसमें हुआ, एयर इंडिया का हुआ, और यूनियन कार्बाइड के एक्सीडेंट में जिस तरीके से, एक तरीके से जो कांग्रेस की अप्रोच रही, तो इन सभी चीज़ों को लगाकर यदि आप देखें कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की एक कल्चर भारतवर्ष में इंडिपेंडेंस, हमारी आज़ादी के बाद भी 1947 के बाद में किस तरीके से इनकलकेट, किस तरीके से उसको प्रोत्साहित किया गया, और किस तरीके से एक पॉलिटिशियन और जो हमारे एक आईएएस लॉबी है, जो सीनियर ऑफिसर्स जो गवर्नेंस में भारतवर्ष की हैं, उनका एक नेक्सस बना, और वो एक नेक्सस पॉलिटिशियन और बाबूज या आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स, एंटायर एडमिनिस्ट्रेटर, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वो फिर किस तरीके से जो है ना आरबीआई के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो कंपनीज के बोर्ड में हैं, हमारे प्राइवेट बिजनेसेस, और किस तरीके से बैंक फ्रॉड्स, इकोनॉमिक फ्रॉड्स किस तरीके से भारतवर्ष में गए हैं, उन सभी को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। और भ्रष्टाचार आज भी व्याप्त है। यदि आप देखें, कांग्रेस के एक एमपी के घर पे, मिस्टर साहू के घर पे, अभी झारखंड के अंदर करीब 350 करोड़ रुपया उनके घर से, एक जगह से, जिसको एक तरीके से कैश को जो है वो 500 के नोट, 200 के नोट और 100 रुपीज़ के नोट को जिस तरीके से, जैसे एक कमरे के अंदर भूसे को भरा जाता है, उस तरीके से वहाँ पर वो नोट भरे हुए मिले हैं। और ये गिनती 5-6 दिनों से चल रही है। इसमें जो हमारी कैश काउंट करने की मशीन है, वो 27 से 28 तो गर्म होकर ख़राब हो चुकी है, गर्म हुई, और किस तरीके से अभी ये चल रहा है, और ये 352 करोड़ पर पहुंच चुका है कैश ही। उससे अलग उनके घर पर कुछ ज्वेलरी और कुछ और चीज़ें जो बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें हैं वो भी मिली हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस किस तरीके से लिप्त, इसी तरीके से कर्नाटका में जो रेड हुई, या यूपी के अंदर, कानपुर के अंदर जो जैन, मिस्टर जैन के घर पर रेड हुई थी, वहाँ पर किस तरीके से कैश मिला, और इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में जो जॉब स्कैम हुआ, वहाँ पर कितना कैश मिला। इससे पहले आपको पता है कि कितनी पोंजी स्कीम भारतवर्ष में चलती थी, चाहे तो वो शारदा हो, या फिर सहारा का इस स्कैम हो, या फिर एक जो पंजाब की कंपनी थी जो लैंड के बदले जो है वो एक तरीके से जो लोगों का पैसा जो है ना पोंजी स्कीम में ठगा गया। तो एक तरीके से यदि आप देखें तो करप्शन ने भारतवर्ष के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रहार, एक मल्टी डायमेंशनल सभी सभी चीज़ों से एक प्रहार करप्शन ने हमारी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर किया है। और उसका जो मूल्य है वो हमारे गरीब को, जो हमारे लास्ट माइल पे लोग हैं, जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात किया है। यदि मैं आपको इकोनॉमिस्ट की तरीके से एक बताऊं, तो भारतवर्ष में कांग्रेस का जो राज जो 65 ईयर्स तक रहा है, यदि उसके करप्शन का मूल्य भारतवर्ष की इकोनॉमी को चुकाना पड़ा है, तो यदि मैं उसका एस्टिमेशन करूं तो ये मैं मानता हूं कि यूएस डॉलर
12 से 14 यूएस डॉलर ट्रिलियन के बराबर रहा है इन 65 ईयर्स में। यदि आप देखें तो चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, और चाइना की जो इकोनॉमी आज है, यदि भारतवर्ष भी इसी तरीके से प्रगति करता, यदि भारतवर्ष में करप्शन नहीं होता, यदि भारतवर्ष में ब्लैक मनी का जनरेशन नहीं होता, यदि भारतवर्ष में जो एक ब्लैक मनी का पैसा पहले वो स्विट्जरलैंड की बैंकों में रखा जाता था, अब जो है वो किस तरीके से बाहर गया, और जगह जगह जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं उनमें किस तरीके से निवेश किया गया, और किस तरीके से वो बेनामी प्रॉपर्टी के रूप में सबसे ज़्यादा आज भी भारतवर्ष में व्याप्त है। तो इसका जो फर्क भारतवर्ष की इकोनॉमी पे, जैसे मैंने अभी कहा, ये 12 से 14,000 यूएस डॉलर, 12 टू 14 यूएस डॉलर्स ट्रिलियन के करीब भारतवर्ष की इकोनॉमी पे। और दूसरा जो इसका प्रभाव पड़ा कि जो हमारी 80 85 90 करोड़ के आसपास जो गरीब जनता थी, वो गरीब के गरीब रही, उनका स्तर बिल्कुल नहीं। यदि आप देखें 1950 1960 तक तो प्रोग्रेस थोड़ी सी हो रही थी, लेकिन 1960 1965 70 के बाद में 1990 तक हमारी इकोनॉमी मुश्किल से कुछ जो है ना वो बढ़ी। तो ये एक था बहुत ही बड़ा करप्शन का कुठाराघात, क्योंकि सभी वो लोग जो सत्ता के साथ रहते थे, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनते थे, वो ये सोचते थे कि यदि हम गवर्नमेंट में चले गए हैं तो करप्शन का हमारा अधिकार हो गया है। और सबसे बड़े नेक्सस जो थे वो थे हमारे पॉलिटिशियंस के, और हमारे जो गवर्नेंस में हैं, हमारे जो बाबूज हैं, उनका ये सबसे बड़ा जो करप्शन का मॉडल चलता रहा, और उसमें लोग जुटते गए, और वो इतने जुटे कि 2006 के बाद में 2014 तक जिस तरीके से एनपीएस हुए, वो जो बैंक लोन हुए, वो करीब 33.4 लाख करोड़ का जो लोन कॉरपोरेट को दिया गया, और वो वापस नहीं आया, और किस तरीके से वो आईबीसी के द्वारा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के द्वारा जो है ना उनको सॉल्व किया गया। लेकिन कितना अभी जो है एक तरीके से राइट ऑफ करना पड़ा है, करीब 10.5 से 11 लाख करोड़, और जिस तरीके से फिर बैंक में इन्फ्यूजन करना पड़ा है करीब 5 से 5.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट को, तो ये सभी टैक्स पेयर का है। तो ये भारतवर्ष को इकोनॉमी में बहुत बड़ा झटका एक लगा है, लेकिन ये भ्रष्टाचार अभी व्याप्त है, और ये इससे जाहिर हो गया है कि एक एमपी के घर पे, कांग्रेस के एक एमपी के घर पे यदि इतना बड़ा कैश मिल सकता है, तो मेरा कहना ये है कि आज भी यदि आप देखें तो जो बेईमान हैं, जो इकोनॉमिक फ्रॉड कर रहे हैं, जो बैंक फ्रॉड कर रहे हैं, ये सभी बहुत ही शिक्षित लोग हैं, सभी अमीर लोग हैं, सभी फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं। यदि आप पहले 12 एनपीएस अकाउंट देखें तो उसमें भी सभी फैमिली रन बिजनेस हैं। बैंक फ्रॉड्स में यदि आप देखें तो उसमें भी सभी बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और यदि इनकी संख्या में लगाऊं तो आप देख लीजिए कि इंडिपेंडेंस के बाद में आप यदि सभी उन पॉलिटिशियंस की एक लिस्ट बनाएं, और उनकी यदि प्रॉपर्टी का ब्यौरा आप लें कि जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी और जब छोड़ी तो उसके बीच में उन्होंने कितना पैसा, मेरे ख्याल से आज भी मैं गवर्नमेंट के सामने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सूचित करना चाहूँगा, जबकि ये सभी सर्वविदित है। यदि आप सभी कांग्रेस के आज या जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन यदि आप देखें, और उनकी संपत्ति का यदि आप ब्यौरा लें, जो एमएलसी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और जो अधिकारी जो भारतवर्ष में जिन्होंने कांग्रेस के राज में सर्व किया है, जितने भी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, चाहे वो स्टेट कैडर में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, यदि आप उनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ब्लैक मनी, कितना बेनामी प्रॉपर्टी भारत में एग्जिस्ट कर रही है, और इन लोगों की ये प्रॉपर्टी बाहर भी है। तो ऐसे जो लोग हैं यदि मैं लगाऊं, वो 40-50 हज़ार के करीब लोग हैं, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है उनका पता लगाना, और इंटेलिजेंस एजेंसी को इतना इक्विप करना, उनकी संख्या बढ़ाना, और उनको मॉडर्नाइज करना,
और मॉडर्नाइज तभी हो सकते हैं जब हमारे लॉज जो हैं वो बिल्कुल मॉडर्न हो, स्विफ्ट हो, एजाइल हो, वो बिल्कुल समझे जा सकें। थाना लेवल पे जो है ना, एक जो हमारा दीवान या सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जब अपना अप्लाई करें उन लॉज को, तो वो लॉज जो है बड़े स्विफ्ट होने चाहिए क्राइम को रोकने के लिए। इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट या ईडी के जो कन्विक्शन रेट है उनको बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि बहुत ही स्विफ्ट ऐसे लॉज बनाए जाएं जिससे इनको जेल हो सके, इनको सजा हो सके और भ्रष्टाचार रुक सके। मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है यदि हम इकोनॉमिक फ्रॉड्स, बैंक फ्रॉड्स और जो जितने भी ये मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के केसेस हैं या रोटेशन ऑफ फंड्स हैं या फेमा फेरा या जो लैंड स्कैम्स हैं या जो रियल्टी इस्टेट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कंपनीज हैं जो उन्होंने घोटाले किए हैं और जो उन्होंने बैंक से लोन लिए हैं, उनकी जो रिकवरी नहीं हो रही है, यदि इन सब की जांच अच्छी तरीके से कराई जाए और उसमें एक ही फार्मूला होना चाहिए कि सभी का ट्रायल, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो ईडी और इन सभी के जो है ना वो 3 महीने के अंदर सबमिट होनी चाहिए। जो एफआईआर है वो पहले 1 घंटे के अंदर, इफ 1 घंटे के अंदर नहीं तो 1 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के अंदर होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन 1 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। और इसी तरीके से जजेस का जो हमारे कोर्ट है उसमें सभी का फैसला वो विद इन ए ईयर एट ईच कोर्ट होना चाहिए, चाहे वो केस आईबीसी के हों, मनी लॉन्ड्रिंग के हों, इकोनॉमिक फ्रॉड्स के या बैंक फ्रॉड्स। आज भी यदि आप देखेंगे तो करीब 1200 केस जो हैं वो बैंक फ्रॉड्स और इकोनॉमिक फ्रॉड्स के चल रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रॉड्स के जो ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसी तरीके से पीएमएलए के केसेस चल रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से लालू यादव को बार बार पैरोल मिल रहा है, किस तरीके से पीसी चिदम्बरम या उनके जो लड़के हैं उनको किस तरीके से बेल मिल रही है। इसी तरीके से जो सोनिया गांधी जी हैं और राहुल गांधी कैसे उनको बेल मिल गई है। आप देखेंगे कि वाड्रा के खिलाफ जो लैंड स्कैम हैं और केसेस हैं लैंड ग्रैबिंग के, वो किस तरीके से स्लो प्रोसेस में चले हुए हैं। तो इनका यदि हम मैसेज देना चाहते हैं आज, और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि जो भी पैसा गरीब से, जो गरीबों का और जो देश का जो पैसा है वो एक एक पैसा मैं वसूल करूँगा, तो उसके लिए मेरा उनसे यही अनुरोध है, जो हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर हैं उनसे यही अनुरोध है या हमारे जो कानून के जो मंत्री हैं उनसे यही अनुरोध है कि हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ जो है ना बनाएं। जो 3 बिल अभी लोकसभा में प्रेजेंट हुए थे उनमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उसमें मिल सके। और यदि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट का प्रोविज़न एविडेंस एक्ट में लाया जाए तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू यदि मामलों को जल्दी से जल्दी जो है वो विद इन ईयर का कानून लगाया जाए तो वो होगा। इसी तरीके से पुलिस चार्टर जो है, जो एफआईआर और इसकी लिमिट धारण करी जाए और केस को निपटाने का जो धारण किया जाए, वो बिल्कुल सभी केसेस में, चाहे वो इकोनॉमिक हो या बैंक फ्रॉड्स हो या अंडर पीएमएलए या दूसरे जो बेईमानी के रोटेशन ऑफ फंड्स, ये सभी होने चाहिए। और साथ के साथ जैसे पर्सनल प्रमोटर गारंटी को जो है ना आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ से रिकवरी हो सकती है, इसी तरीके से फैमिली ट्रस्ट, चाहे चिल्ड्रन ट्रस्ट हो, फैमिली ट्रस्ट हो या किसी और के साथ उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में कोई भी ट्रस्ट बनाए हो, उनसे भी वो रिकवरी हो सके। और जो बाहर की जो संपत्ति है वो चाहे किसी भी देश में हो, वहाँ पर हम कॉन्फिस्केट कर सके। ये सारे लॉज जो है ना बनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अब हमें मुहिम झेलनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कि अब हम भारतवर्ष का गरीब जो है वो इस करप्शन के बोझ को नहीं झेल सकता। और ये बिल्कुल सर्वविदित है कि करप्शन जो है वो नीचे के लेवल पे भी है, लेकिन वो गरीब और या मिडिल इनकम ग्रुप उसमें मुश्किल से कोई इन्वॉल्व है ना, वो
इतना एक्सेस है उनको इतने बड़े कैश और इनमें रखने के लिए, तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष की जो सरकार है उसके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। तो मेरा अनुरोध यही है प्रधानमंत्री जी से कि बहुत ही स्विफ्ट, एजाइल और बड़े फास्ट मूविंग डिसीजंस जो है ना होने चाहिए, और बड़े ही सख्त उसमें प्रावधान होने चाहिए। आपने देखा होगा कि कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। आज तक भी आपने देखा होगा कि मुश्किल किसी को जो है ना वो आजीवन कारावास हुआ है, जबकि फेक करेंसी में जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने फेक करेंसी को प्रिंट कराया, जिन्होंने बाहर से जो है ना भारतवर्ष का जो पेपर था जो डिफेक्टिव था, या डिफरेंट नंबर्स के जो नोट जो है ना प्रिंट कराए, उन सब के जो मुकदमे चल रहे हैं, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उनको जो बेल मिल रही है उसका प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि ये नॉन बेलेबल होने चाहिए। और ये सभी जो इकोनॉमिक फ्रॉड्स हैं, बैंक फ्रॉड्स हैं, और या मनी रोटेशन के, या बैंक से जो लोन लेकर नहीं दे रहे हैं, बैंकों को क्यों हेयर कट लेना पड़े, इसमें जो सभी लोग हैं। और आप देखेंगे कि रियल इस्टेट के लोगों ने किस तरीके से, स्पेशली एनसीआर रीजन में ही करीब 30% ऐसे फ्रॉड हैं रियल इस्टेट कंपनी के, उसमें काफ़ी नाम हैं जिनके केसेस चल रहे हैं कि उन्होंने करीब 14,500 इन्वेस्टर्स का जो पैसा उसमें लगा हुआ है, 12,500 करोड़ के करीब, जो नोएडा की फेमस ऐसे घर हैं, उनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट भी जो है वो कार्रवाई काफ़ी डिले हुई है, और उनके ऊपर अभी एक लोन का जो मामला है वो अभी एक आउटस्टैंडिंग अभी हुआ है करीब 5,000 करोड़ के करीब, तो फिर भी नहीं दे रहे हैं। और पिछले 7-8 वर्षों से जो मकान मिलने थे 14,500 लोगों को, जिन्होंने करीब 60 लाख से लेकर 1,20,00,000 तक जो रुपया उस ग्रुप के पास में जमा किया हुआ है, नोएडा के ग्रुप के, ना तो उनको रिटर्न मिला है, ना उनको घर मिले हैं, और उनको आगे भी 2 साल में घर मिलने की उम्मीद नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का जो एक तरीके से जो फ्रॉड हैं गरीब जनता के साथ भी है, भारतवर्ष की सरकार के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार के साथ में, हमारी बैंकों के साथ में, उनका निवारण बहुत ही फास्ट होना चाहिए। इसकी प्रोविज़न वो हमारे बहुत ही अत्याधुनिक कानून जो है ना वो बनने चाहिए, और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान होना चाहिए, जैसे एमएलए एमपी कोर्ट है उसी तरीके से जो है वर्डिक्ट विद इन ए ईयर एट ईच कोर्ट, मतलब एक कोर्ट में 1 साल से ज़्यादा टाइम ऐसे केसेस को नहीं लगना चाहिए, चाहे वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के केस हों जो इतने सालों से चल रहे हैं, और उससे कितना इकोनॉमिक जो भारतवर्ष की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, या जो एक पैसा फंसा है जो डेवलपमेंट कार्य के लिए यूज़ नहीं आ सका, जो एनपीएज में रिकवरी नहीं हुई है, उन सभी को ध्यान में रखकर यदि हमें भारतवर्ष को करप्शन मुक्त करना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारा भारतवर्ष जो है ना 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी 2027 या उनकी 3rd टर्म में जो है ना भारतवर्ष वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। मेरा भी यही मानना है कि भारतवर्ष का जो ये मोमेंट है, भारतवर्ष का मोमेंट है, ये भारतवर्ष का डिकेड है, भारतवर्ष की सेंचुरी है, और यदि भारतवर्ष को एक विकसित भारत बनना है 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो हमें करप्शन को बिल्कुल जड़ से मिटाना पड़ेगा, और उसके लिए तभी हो सकता है जब सख्त से सख्त कानून जो है वो पास किए जाएं पार्लियामेंट में, उनको लगाया जाए और लोगों को जेल के पीछे भेजा जाए। एक समाज के अंदर जो है ना वो एक प्रभाव आना चाहिए कि यस, अब ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनको बेल नहीं मिल रही है, वो सलाखों के पीछे हैं। ये मैसेज बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि करप्शन ने अब तक भारतवर्ष को, जो हमारी इकोनॉमी आज 4 यूएस डॉलर 4 ट्रिलियन के आसपास जो पहुंचने वाली है, वो अभी तक मेरे ख्याल से 12 से 14 यूएस ट्रिलियन डॉलर और ज़्यादा होती, तो हम अभी तक रन करने चाहिए थे
करीब 15 से लेके 18 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स, लेकिन करप्शन ने हमने उसको, लेकिन ये जो करप्शन का पैसा है, ये बेनामी प्रॉपर्टी है, बाहर की तरफ जो प्रॉपर्टी है वो चंद लोगों के हाथ में है। ये चंद लोग सारे बहुत ही शिक्षित, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने वाले या पॉलिटिक्स में ये लोग हैं, तो इनकी नेक्सस को और इनका पता करना कोई कठिन नहीं है। इन सभी का डेटा है। जैसे आपने देखा कि राज्यसभा के एक जो एमपी कांग्रेस के थे, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कुल 34 करोड़ करी हुई थी, उन्होंने 1-2 करोड़ का अपने ऊपर लोन भी दिखाया हुआ था, जो लास्ट एमपी बनने से राज्यसभा में नॉमिनेशन होने में जो डिक्लेरेशन करना, वो कितना ज़्यादा गलत था उनका। इसी तरीके से सभी जो राज्यसभा में नामित हैं या इस तरह के जिन पे जो पॉलिटिशियन हैं कांग्रेस के, तो काफ़ी ऐसे हैं लोग जो एक तरीके से इनकम टैक्स से अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं या उनके पास में बेनामी प्रॉपर्टी है। तो अक्रॉस द पार्टी ये होना चाहिए और ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का। दूसरा ये है कि पीपल एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन एक्ट और जिस तरीके से जो सजा है वो सभी पार्टीज को ये एग्रीमेंट करना चाहिए कि जिसको भी एक दिन की सजा, यदि आप 2 साल से कम करें तो 6 इयर्स की सजा किसी भी क्रिमिनल केसेस में या इकोनॉमिक फ्रॉड्स में किसी में भी यदि उसको होती है तो वो इलेक्शन ना लड़ सके, एंड ना कि सिर्फ इलेक्शन बल्कि वो किसी भी पार्टी का पदाधिकार ना ले सके, वो पार्टी का अध्यक्ष ना बन सके यदि ऐसे केसेस है। ऐसा ना हो कि जिस तरीके से हमने बिहार में देखा है कि लालू यादव का इतने जो है ना वो कन्विक्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके वो और उनके घर के लोग जो है वो पदाधिकारी हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु के भी हैं केस, यूपी के भी हैं, और काफ़ी ऐसी डायनेस्ट फैमिलीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में। तो उन सभी का ध्यान रखकर इसमें भी एक बदलाव आना चाहिए। और अंतिम में ये कहूँगा कि जब हमारे आज एक यूपीआई के थ्रू डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है ना वो पूरे विश्व के हम 50% कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पार्टी का चंदा, जो हमारे पार्टी को जो डोनेशन आता है सभी पार्टीज़ को, वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट तरीके से, वो सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही आना चाहिए, ये अनिवार्य हो जाए। तो जो मेरे सुझाव हैं जो भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं, हम इनको डिले नहीं कर सकते, इनको जो है ना हमें जल्दी से जल्दी लागू करना होगा। तो ये सब सुझाव उसी तरफ जो हैं वो उसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने रखे हैं, न कि किसी के पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ हैं या किसी उसके खिलाफ हैं। सिर्फ एक ये रिकमेंडेशंस हैं, ये एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एंड आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और कानून मंत्री से, कि हमें करप्शन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब एक ये टिपिंग पॉइंट है और इसको हमें, करप्शन को हमें ख़त्म भारतवर्ष से करना ही पड़ेगा। और आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लड़ाई, फाइट अगेंस्ट करप्शन, और जो गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से चारों तरफ ईडी की रेड, सीबीआई की रेड और ये चल रही हैं, ये सारे कदम बहुत हर्ष का विषय हैं। ये और तेज होनी चाहिए और इसी दिशा में जो मैंने अपनी सुझाव दिए हैं, यदि वो इन सब एफर्ट्स को कारगर कर सकें तो उन्हें मान लिया जाए। धन्यवाद।